दोस्तों नमस्कार। जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स के पार्ट नंबर 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। धुआं मचाते हुए रॉक करते हैं साहब इस जुलाई 2026 के सेकंड पार्ट को। कलम लेखनी तैयार है और ये दोस्तों मैंने पहले से थोड़ा सा लिखवा लिया है। वैसे तो मैं खुद ही लिखता हूँ, कभी कभी ऐसे भी टंगवा देता हूँ, तो ऐसे बस आपको याद करा दे। अब तो याद करना मेन मकसद है। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा स्टार्ट की जा रही है। ये जो बीती 6 जुलाई बीती ना, इसी 6 जुलाई को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी मिल गई साहब। कब मिली है? 6 जुलाई को। याद रखना, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 2026 की पॉलिसी है लेकिन तारीख कौन सी है? 6 जुलाई, 6 जुलाई, 6 जुलाई। ठीक है साहब। जुलाई का महीना, सावन आने, अब तो सावन आ ही गए, मतलब जुलाई में अपना बर्थडे है, तो याद रखना 6 जुलाई। और ये जो 2026 की जो पॉलिसी है ना, इसमें लक्ष्य ये बनाया गया है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो ये रखा गया है कि हम 2030 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसे हम $1 ट्रिलियन कर देंगे। ठीक है। जो इसका लक्ष्य रखा गया वो ये रखा गया है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसे कितना कर देंगे? $1 ट्रिलियन। इसमें दोस्तों कुछ नई नई चीज़ें हैं। अभी तक जो भरण पोषण भत्ता जो मिलता था उसे 17,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया गया है। 17,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है भरण पोषण भत्ता। इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप अनुदान। ये जो प्रोटोटाइप अनुदान है वो पहले 5 लाख रुपया था साहब, 5 लाख रुपया। अब इसे बढ़ाकर कर दिया है 10 लाख रुपया। तो पैसा ही पैसा चल रहा है भाई साहब। बताओ, भरण पोषण भत्ता 17,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया, प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपया कर दिया। और भी देखो, और भी चीज़ें हैं। फंडिंग पूरी व्यवस्था की गई है पैसे की। एक होता है सीड फंडिंग। ये जो सीड फंडिंग है वो 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। यानी 3 चीज़ें आप देख पा रहे हो। भरण पोषण भत्ता 17,000 से बढ़ाकर 20,000 किया है, प्रोटोटाइप 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है, और सीड फंडिंग 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की गई है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से दोस्तों एक और चीज़ है कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके लिए स्टार्टअप फंड बनाया गया है जो कि 1,000 करोड़ रुपए का है। देख रहा है विनोद, 1,000 करोड़ के तो स्टार्टअप फंड बनना है यूपी में। और जो पैसा पता नहीं कहाँ चला जाएगा, देख लेना, ग्राउंड पे आपको दिखाई नहीं देगा, वो कागजों में सब चल रहा है साहब। इसी तरह से दोस्तों एक और फंड बनाया है AKTU नाम का, जो कि 400 करोड़ रुपए का रखा है। यानी 2 तरह के फंड देख लिया आपने अभी। स्टार्टअप फंड है 1,000 करोड़ का और AKTU फंड है 400 करोड़ रुपए का। ये जो स्टार्टअप नीति है इसके बारे में आपने वो चीज़ें समझी जो पेपर में आएंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 6 जुलाई 2026 को मंजूरी मिलती है किसकी, क्या है? स्टार्टअप नीति की। 2030 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है। भरण पोषण भत्ता इसका 17,000 से बढ़ाकर 20,000 किया गया है। प्रोटोटाइप अनुदान इसका 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। सीड फंडिंग इसकी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। और 1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड है और 400 करोड़ रुपए का AKTU फंड है। ठीक है साहब। बाकी इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसका मिशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि साहब उत्तर प्रदेश को एक स्वायत्त शासी निकाय बनाना है। ये तो नॉर्मल बात है। एक जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है दोस्तों कि प्रत्येक जिले में, जो उत्तर प्रदेश का प्रत्येक जिला है उसमें न्यूनतम यानी कम से कम एक इनक्यूबेटर तो होना ही चाहिए। एक इनक्यूबेटर, एक जिले में कम से कम एक इनक्यूबेटर होना चाहिए। इसी तरह से एक और चीज़ इसमें कही गई है कि जहाँ भी स्टार्टअप लगेगा तो स्टार्टअप के लिए 10 लाख वर्ग फुट से अधिक का इनक्यूबेटर स्पेस भी होना चाहिए। यानी कम से कम एक जिले में एक तो इनक्यूबेटर हो और वो 10 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा का स्पेस रखता हो। कितना ज़्यादा? 10 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा का। कितने ज़्यादा का? 10 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा का स्पेस रखता हो। ये बड़ी बड़ी पॉलिसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल का जो लोअर PCS है ना उसमें यूपी स्पेशल है, मतलब यूपी करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ये उसमें भी आ जाएगी। और ये जो दोस्तों पॉलिसी नई बनी है वो 2026 की है और ये 2020 वाली पॉलिसी का स्थान लेगी। यानी इससे पहले जो पॉलिसी चल रही थी वो चल रही थी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020। अब ये नई आ गई है तो 2026 वाली आ गई है, तो 2020 वाली की जगह पर 2026 वाली आई है। तो ये आपने दोस्तों पूरा का पूरा रायता जो फैलाया, जो दिमाग में समेटा, वो समेटा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के बारे में। ठीक है साहब।
अभी फिर से रिवाइज करेंगे, ये आपने मोटा मोटा समझा, बार बार रिवाइज करेंगे, जब एक बार दो बार रिवाइज करेंगे। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है होकाटो होतोजा सेमा। ये क्या है? होकाटो होतेजा सेमा। ये दोस्तों एक व्यक्ति थे जो भारतीय सेना में काम करते थे, इंडियन आर्मी में अच्छे खासे काम करते थे। लेकिन क्या हुआ, बम विस्फोट हो गया, बम फट गया एकदम से, और उसी बम विस्फोट में इन्होंने अपना एक पैर खो दिया। किन्ने? होकोटा होतेजा सेमा ने। सेमा नाम चलो याद करके चलते हैं, मिस्टर सेमा साहब ने। तो एक पैर जब खो दिया तो ये हैंडीकैप्ड हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, भले ही इनका एक पैर खो गया, मतलब पैर इनका खराब हो गया और नहीं रहा वो पैर। उसके बाद इन्होंने शॉट पुट गेम खेलना शुरू किया और ये इंडिया के पैरा शॉट पुट खिलाड़ी बन गए। और हाल ही में दोस्तों इन्होंने पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। और तुम पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे देखो मिस्टर सेमा जी से, होकोटा होतेजा सेमा जी से हमें कितना कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने बम विस्फोट में, मतलब इंडियन आर्मी में काम करते थे ये, बम विस्फोट हुआ तो इनका एक पैर पूरा चला गया, हैंडीकैप्ड हो गए ये। उसके बाद इन्होंने शॉट पुट खेलना शुरू किया, हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी में ही, पैरा मतलब हैंडीकैप्ड वाली कैटेगरी, शॉट पुट के लिए प्लेयर बने। और आज ये मुकाम इन्होंने हासिल किया कि पूरी दुनिया में नंबर 1 रैंकिंग में अगर कोई शॉट पुट में प्लेयर है तो उनका नाम है होकोटा होतेजा सेमा। देखो कितने कुछ सीखना चाहिए आप लोगों को इससे, है ना, मतलब हमें भी सीखना चाहिए। ठीक है साहब, मतलब मेरा भी एक हाथ उतनी तरह से सही नहीं है, लेकिन पर मैं अपना एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं आपको दे रहा हूँ। पैर देखो, उनका तो पैर नहीं है ना, अगर हाथ में दिक्कत हो तब भी बहुत चीज़ें आसान है, लेकिन जब पैर में दिक्कत होती है तो बहुत कठिन हो जाता है। अगली न्यूज़ है दोस्तों, सेल फोर्थ 250, सैल्यूट 250। इसको हिंदी में सेल फोर्थ कहते हैं, इंग्लिश में सैल्यूट कहते हैं, सैल्यूट 250। क्या चीज़ है ये? तो हाल ही में अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ समारोह बनाया गया, उसका नाम रखा है, इंग्लिश में नाम रखा है सैल्यूट 250 और हिंदी में रखा है सेल फोर्थ 250। कुछ भी कह लो, ये ज़्यादा सही है वैसे, मतलब वो भी सही है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये अभी हाल ही में अमेरिका की 250वीं जो स्वतंत्रता था उसका ये वर्षगांठ मनाई गई है आज़ादी की। ये मनी है दोस्तों 4 जुलाई से 8 जुलाई तक। तारीख थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 4 जुलाई को ही तो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे है ना, इसलिए 4 जुलाई वाली बात थोड़ा सा याद रखते हैं। 4 जुलाई से 8 जुलाई तक ये मना है, न्यूयॉर्क में ये मना है। कहाँ? अमेरिका में मना है तो न्यूयॉर्क में मना है, कंफ्यूज मत हो जाना, न्यूयॉर्क में मना है, वॉशिंगटन में नहीं मना। ओके, इसी पूरे सेल फोर्थ 250 के उपलक्ष्य में, इसी उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 का भी आयोजन किया गया। इंटरनेशनल नेवल रिव्यू 250 भी आयोजित हुई है, क्योंकि ये 250 भी उनकी आज़ादी की सालगिरह थी, उसी पर लगे हाथों साहब चटमंगनी पटव्या कर दिया। होता ना, हल्दी भी होगी, तेल भी होगा, 4 तरह की रस्म होती हैं, तो जब एक रस्म चल रही थी दूसरी रस्म फ्री में निपटा दी। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 भी इसी में आयोजित हो गया साहब। अब भैया जब कहते ना कि इनकी हल्दी इनकी ब्याह निपटा दो, ऐसे हो गया, एक चटमंगनी पटव्या, मतलब एक ही पंथ में 2 काज हो गए साहब। और इंडिया की तरफ से दोस्तों इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का एक जहाज है जिसका नाम है INS सुदर्शनी। क्या नाम है? INS सुदर्शनी। वो इसमें पार्टिसिपेट करने गया। हाँ, आज़ादी हो रही है अमेरिका की, इंडिया से जा रही हैं INS सुदर्शनी। कोई लड़की नहीं है ये, तुम सुदर्शनी समझ के एकदम हाय सुदर्शनी वो वाली फीलिंग मत लेके आना। ये सुदर्शनी वो है जिस पर कई लोग चढ़ के गए, मतलब ये एक जहाज है जिस पर कई लोग बैठ के गए, मतलब ये वो गलत वाली सुदर्शन, मतलब मैडम नहीं है, ये जहाज है, जहाज। ये साहब चढ़ के गए यार, कहीं कभी ऐसी बात निकल जाती है, इसे डबल मीनिंग हो जाता है। ये मतलब न्यूयॉर्क पूरा हो ही रहा था न्यूयॉर्क में, तो धुआं मचाती हुई सुदर्शनी जहाज अपना पौ 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 करते हुए कहाँ पहुंच गया? न्यूयॉर्क। आए भाई साहब, लो साहब, कौन सा जहाज गया है? नाम ऐसा रखो कि एकदम फीलिंग आए, सुदर्शनी, INS सुदर्शनी। वाओ, व्हाट अ नेम। तो ये आपने दोस्तों पूरा सेल फोर्थ 250 समझ लिया, जो कि अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ पे एक समारोह है जिसका आयोजन न्यूयॉर्क में हुआ है 4 जुलाई से 8 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नौसेना समीक्षा 250 का आयोजन भी इसी में निपटा दिया गया। और इंडिया से जो कौन सा जहाज गया है? इंडिया से गया है साहब INS सुदर्शनी। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है साहब बाई, तीजन बाई। ये बहुत अच्छी
सिंगर थी मतलब अब नहीं रही है। छत्तीसगढ़ की ये रहने वाली बहुत अच्छी फोक सिंगर जो होता है ना, जो थोड़ा लोक गायिका जैसे होती हैं। हाल ही में दोस्तों इनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया। डेट तो हम इसलिए लिख देते हैं, आपको दे देंगे, बाकी हर एक की डेट आप याद भी नहीं कर पाओगे, ज़रूरी भी नहीं है। दोस्तों ये ऐसी महिला थी तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। होता ना पद्म विभूषण, ये भी इन्हें मिला हुआ था। पद्म इन्हें भूषण भी मिला हुआ था और पद्म इन्हें श्री भी मिला हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि सुर्खियों में जो तीजन बाई का निधन हुआ वो क्या थी, तो वो लोक गायिका थी, पंडवानी लोक गायिका थी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी। 70 साल की उम्र पर निधन हुआ है और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका था, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका था, इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका था। और इन्हें पद्म भूषण जो मिला था दोस्तों वो कब मिला था, 2019 में मिला था। समझ गए। सुर्खियों में तीजन बाई के बारे में कुछ भी आगा कर लोगे ना। कितनी साल पर चली बेचारी, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, 70 साल पे तीजन बाई जहां चली गई। अगली खबर है दोस्तों, वो है यूनाइटेड नेशन से, संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक एआई गवर्नेंस वार्ता। यूनाइटेड नेशंस की वार्ता हो रही है, ये हमारी तुम्हारी वार्ता नहीं है। ग्लोबल लेवल पे गवर्नेंस की एक मीटिंग हो रही है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित है। और ये जो आयोजन हो रहा है इसका, वो हो रहा है दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। देखो मैंने तारीख लिख दी है, याद नहीं करनी है, आप तारीखों को इग्नोर करा करिए। देखो लिखवा हम इसलिए देते हैं कि कई लोग हमसे ये शिकायत करते थे कि आप डेट नहीं लिखवाते, हम पे पर्सनल मैसेज आते थे ऐसे, क्योंकि मैं जो करंट अफेयर्स देता था जून से पहले, जो मैंने करंट अफेयर्स दी, उसमें कई लोगों ने कहा कि वो जिन परीक्षाओं को देते हैं, मैं ये करंट अफेयर्स देता हूँ वो पीसीएस, आरओ, हाईकोर्ट आरओ, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, लोअर पीसीएस, इनके लिए। कई लोग एसएससी की तैयारी करने वाले भी करंट अफेयर्स देखते हैं, वहाँ पे डेट पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने डेट लिख दी है। मैं डेट याद नहीं कराऊंगा, आपकी इच्छा पे मैंने छोड़ दिया, आप करो तो कर लेना, ना करो तो ज़्यादा बढ़िया, नहीं तो याद करना पॉसिबल ही नहीं है ज़्यादा। जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं जरूर कराऊंगा, वो मैं बोल दूंगा कि इसकी तारीख जरूर याद करना, बाकी आप तारीखें याद मत करो। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि आप सारी तारीखें याद कर पाओ। तो ये वैश्विक एआई गवर्नेंस वार्ता कहाँ हुई है, जेनेवा में हुई है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है साहब, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, सूं करके पहुंच गए। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस वार्ता में बात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए इंडिया से भी तो कोई जाएगा। कौन गए हैं साहब, तो भारत का जो प्रतिनिधि गए हैं वो गए हैं कीर्तिवर्धन सिंह, जो कि इंडियन मिनिस्टर हैं, एक इंडिया के मिनिस्टर हैं जिनका नाम है कीर्तिवर्धन सिंह। वो इस संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस वार्ता में पार्टिसिपेट करने कहाँ गए, स्विट्जरलैंड में गए, जिनीवा में गए। कितना मजा आया होगा ना, है ठंडी ठंडी है ये हवाएं, ऐसे स्विट्जरलैंड में धुआं मचाने लोग जाते ही हैं। अब दोस्तों एक बात याद रखना कि जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है ना, वो बर्न है। बर्न जो है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। कई लोग इसी जेनेवा को स्विट्जरलैंड की राजधानी समझ लेते हैं, जो कि नहीं है, जिनेवा नहीं है, बर्न इसकी कैपिटल है, इसलिए मैंने स्पेशली अलग से लिखवा दिया। तो स्विट्जरलैंड में क्या हो गया, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक एआई गवर्नेंस वार्ता हो गई, जिनेवा में हुई है, जिसमें इंडिया की तरफ से कीर्तिवर्धन सिंह पार्टिसिपेट करने गई। अगली खबर है दोस्तों, वो है मिसाइल निर्माण सुविधा। आपने मध्य प्रदेश का नाम तो सुना ही होगा, वहाँ पे एक जगह पड़ती है शिवपुरी नाम की। शिवपुरी मध्य प्रदेश में जगह है, वहाँ पर मिसाइल निर्माण सुविधा केंद्र शुरू हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के ही शिवपुरी में ही एक जगह पड़ती है दोस्तों, पाली नाम की। शिवपुरी तो जिला हो गया, इस शिवपुरी जिले में एक पाली नाम की जगह है, वहाँ पर 2500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं साहब। कितने, 2500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और एक मिसाइल निर्माण सुविधा की आधारशिला रख दी जाती है। क्लियर है, 2500 करोड़ रुपया एक, 2500 करोड़ रुपया दो, और 2500 करोड़ रुपया तीन, धाए से मध्य प्रदेश में गोली चल जावेगी। गाना सुना कि नहीं सुना, तो मिसाइल वाली गोली चली है, शिवपुरी गोली चल जावेगी। चली गई गोली साहब, कहाँ चली गई भैया मेरे, शिवपुरी में चली गई, धुआं मचा दिया। मध्य प्रदेश में शिवपुरी है, 2500 करोड़ रुपए, हाँ 2500 देख रहा है, शिवपुरी है, 2500 करोड़ रुपए मन नहीं मिसाइल। अब किन्ने बनाई है जी भाई साहब, तो भाइयों बहनों मैंने ये टेंडर अडानी ग्रुप को दिया है। भाइयों बहनों, क्या अडानी ग्रुप को मुझे ये टेंडर नहीं देना चाहिए भाइयों बहनों, देना चाहिए भाइयों बहनों। तो अडानी जो डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कंपनी है,
उसको ये टेंडर मिला था, इसीलिए इसी कंपनी ने इसको शिवपुरी में विकसित कर दिया। और इस अवसर पे जो है, जो मध्य प्रदेश के सीएम साहब हैं मोहन यादव, वो तो मौजूद रहे, और साथ में एक मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी उपस्थित रहे। इनके नाम वाम इतने आते नहीं हैं, लेकिन अब थोड़ा सा करंट अफेयर्स डेप्थ में उल्टा सीधा पूछ लेते हैं ना, इसलिए हल्का सा एक नज़र पड़ी रहे तो बता दिया। तो आपने दोस्तों ये खबर भी समझ ली। मिसाइल निर्माण सुविधा 2500 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ लग गई भाई साहब? शिवपुरी में। आज धुआं मच गया। कितने पैसा? 2500 करोड़ रुपए। किसने बनाई है? अडानी ग्रुप ने बनाई है। अगली खबर भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक खबर सुनी थी, 6 जुलाई 2026 को ही वो लागू हुई थी। पर कंफ्यूज मत होना, जो वो पहली न्यूज थी वो थी उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति। याद है? अभी मैंने आपको उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति बताई थी। देखो ये बताई, देखो ये स्टार्टअप नीति बताई थी, ये भी 6 जुलाई को थी। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ डेटा सेंटर नीति, ये भी 6 जुलाई को है। हैं दोनों अलग अलग, लेकिन तारीख एक ही है। 6 जुलाई को ही उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर भी नीति भी लॉन्च कर दी। इसका लक्ष्य ये रखा गया है कि हम साहब उत्तर प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करेंगे। कितना? 2 लाख करोड़ रुपए। 2 लाख करोड़ रुपए। हाय, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास 2 लाख करोड़ रुपए हैं, मैं उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर पॉलिसी बनाऊंगा। हाय, बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? बनाऊंगा साहब। तो 2 लाख करोड़ रुपए में धुआं मचा दिया हमने। भाई पैसा ही पैसा होगा यार मेरे। 2 लाख करोड़ रुपए, डेटा ही डेटा है, डेटा ही डेटा। तो डेटा ही डेटा में 2 लाख करोड़ रुपए उड़ा दिए साहब। इसमें 2 गीगावाट का एक्स्ट्रा डेटा सेंटर कैपेसिटी जोड़ने का भी टारगेट रखा गया है। हम जो ये डेटा सेंटर बना रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए उड़ा रहे हैं, तो 2 लाख करोड़ रुपए में 2 गीगावाट एक्स्ट्रा डेटा तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए भाई बहनों? मिल गया भैया। 2 लाख करोड़ खर्च करेंगे तो 2 गीगावाट एक्स्ट्रा डेटा सेंटर कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए में 2 गीगावाट एक्स्ट्रा कैपेसिटी हो रही है सिंपली। बाकी दोस्तों इस पॉलिसी में क्या है कि साहब AI बनेगा, GPU UPU बनेगा, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा, सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, टैक्स में छूट दी जाएगी, स्टाम्प शुल्क जो लगता है उसमें छूट दी जाएगी, भूमि जो आवंटित होती है, लैंड जो मिलती है लोगों को, उसमें कुछ छूटें मिलेंगी, रियायतें मिलेंगी, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जो बुंदेलखंड का इलाका है, जो पूर्वांचल का इलाका है, उसको स्पेशल मैकेनिज्म मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, सब नॉर्मल चीज़ें हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अच्छी चीज़ है, जो फैक्ट है वो याद करने हैं। 7500 डायरेक्ट रोजगार देंगे साहब। अब और क्या इनडायरेक्ट देते? इनडायरेक्ट मिलेंगे, इनडायरेक्ट नहीं है, ये अल्पकालिक है। 50,000 अल्पकालिक रोजगार मिलेंगे। 7500 रोजगार प्रत्यक्ष हैं, डायरेक्ट हैं, परमानेंट, और 50,000 ऐसे रोजगार हैं जो अल्पकालिक हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हैं। और ये जो डेटा सेंटर पॉलिसी लागू हो रही है 2026 वाली, वो किसकी जगह लागू होगी? 2021 वाली के जगह लागू होगी। ये जो नीति लागू हो रही है वो उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 वाले का स्थान लेगी। समझ गए? नॉर्मल फैक्ट ना। मैं आपको करंट अफेयर्स की PDF तो देते ही हूँ, हालांकि कभी भी उससे बोल देता हूँ नहीं दूंगा, लेकिन दे तो देते ही हूँ, है कि नहीं? तो कुल मिला के आपको बस सब चीजें ये याद करनी है। करंट अफेयर्स हमें खोपड़ी में घुसनी चाहिए, चाहे कैसे घुसे, घुस जाए, है कि नहीं? तो घुसेड़ लो खोपड़ी में, क्योंकि बदलती है ना, हर महीने बदलती है, परमानेंट तो है नहीं है। कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो पढ़ नहीं रहे, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो धुआं मचाते हुए पढ़ते चलो। डेटा सेंटर पॉलिसी कब लागू हुई? 6 जुलाई को लागू हुई। कितने निवेश आकर्षित करेंगे हम? 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करेंगे, ताकि 2 गीगावाट का एक्स्ट्रा डेटा सेंटर कैपेसिटी वाला हमें हिसाब किताब बन जाए हमारा। AI GPU इसमें नॉर्मली ये सब चीज़ें होती हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिलेगा, कर छूट, स्टाम्प छूट, भूमि आवंटन पर रियायतें, ये सब नॉर्मल है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल को स्पेशल मोटिवेशन देंगे, ये थोड़ा डेटा इंपॉर्टेंट है। 7500 डायरेक्ट इसमें रोजगार हैं और 50,000 इसमें अल्पकालिक रोजगार हैं। और ये 2021 वाली जो पॉलिसी थी उसकी जगह नई वाली पॉलिसी आई है 2026 वाली। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर और इम्पोर्टेंट है। अगली खबर है ब्रिक्स नशीली दवा विरोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक। ब्रिक्स की बैठक नहीं है ये, ब्रिक्स के तहत जो नशीली दवा विरोधी एजेंसियां हैं उनके जो चीफ है, प्रमुख है, उनकी बैठक है। और
ये क्योंकि इस साल 2026 में ब्रिक्स की जितनी बैठकें होंगी वो भारत में होंगी। ये तो मैंने पिछली करंट अफेयर्स में बताया ही था। और ये भी ब्रिक्स की ही तहत बैठक है, तो ये भी भारत में हुई है, भारत के गुवाहाटी में, असम में हुई है। ये जो नशीली दवाओं के जो विरोधी एजेंसियां हैं उनके जो प्रमुखों की बैठक हुई है ब्रिक्स वाली, कहाँ हुई है? असम में हुई है, गुवाहाटी में हुई है। मैंने जैसे कि भी बताया कि 2026 में ब्रिक्स की जितनी बैठकें इंडिया में होंगी, जितनी भी बैठक ब्रिक्स की होंगी वो इंडिया में होंगी, क्योंकि 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। We are the chief of BRICS in 2026. Yes. Do you know? Yes. We are not जो लिवर करते थे, we are चाहिए फुल इज्जत, है ना? We want फुल इज्जत। क्यों? We are the chief of BRICS, भाइयों बहनों। अब हम वो भारत नहीं रहे जो ब्रिक्स की अध्यक्षता नहीं कर सकते थे। 2026 में भाइयों बहनों हम ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहे हैं। बोलो तारा रारा। ताली नहीं बज रही है भाइयों बहनों, ताली तो बजाओ। लोग जो है आजकल गालियां देने से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब भाइयों बहनों नहीं है, अब तो वो मोदी जी भाई बहनों क्या बोलते हैं, अब तो वो इंस्टाग्राम पे बोलते हैं ना फ्रेंड्स, तो वही फ्रेंड्स, वी आर द प्रेसिडेंट कंट्री ऑफ ब्रिक्स इन 2026, यू नो। यस। ये दोस्तों बात अपन ने समझी कि ये जो बैठक हुई है वो गुवाहाटी में हुई है। अब मैं आपको फिर से एक बात बता रहा हूँ, कई लोग ये सोचते होंगे कि असम की राजधानी गुवाहाटी है। ये गलत सोचते हैं, क्योंकि असम की जो राजधानी है दोस्तों वो दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है। ये कंफ्यूजन है लोगों को। जैसे मैंने स्विट्जरलैंड वाला बताया कि स्विट्जरलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है, जिनेवा नहीं है। ये लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना, बर्न सही है, जिनेवा गलत है। ऐसे ही दिसपुर सही है, गुवाहाटी गलत है। अगली खबर देखते हैं, अभी रिवाइज करेंगे। अगली दोस्तों खबर है वो है राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग, कॉमनवेल्थ वार ग्रेव्स कमीशन की जो के बारे में कुछ भसड़ मची है। क्या मची है? थोड़ा सा राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग को देखते हैं। बात दोस्तों है 1917 की। कब की है? 1917 की। 1917 के टाइम पे क्या हुआ, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जितने लोग उसमें बेचारे मारे गए थे, उनकी याद में ये राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग स्थापित हुआ था। ठीक है, 1917 के आसपास की ये पूरी बात है। अभी क्या हुआ है, ये अभी सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो एक जगह पड़ती है बसरा, इराक में एक जगह है बसरा, उस बसरा यानी इराक में शहीद हुए जितने भी भारतीय सैनिक हैं, जो बसरा इराक में शहीद हुए थे, उनको पूर्व में मान्यता प्रदान की गई थी। पहले कभी मान्यता प्रदान कर दी थी कि हाँ साहब आप लोग बसरा में इराक में शहीद हुए थे। फिर क्या हुआ, हाल ही में दोस्तों 6 जुलाई 2026 को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसी 6 जुलाई 2026 को इस पहले वर्ल्ड वॉर में, प्रथम विश्व युद्ध में जो 9,909 ब्रिटिश भारतीय सैनिक जो थे, जो मारे गए थे, उनको मान्यता मिल गई है। ब्रिटिश भारतीय सैनिक का मतलब ये है कि थे तो ये इंडियन, लेकिन ब्रिटिश सेना में थे ना, इसलिए ब्रिटिश भारतीय सैनिक लिखा है। इन्हें पहले किसी भी स्मारक में मान्यता नहीं मिली हुई थी। ऐसे 9,909 ब्रिटिश सैनिकों को हाल ही में किसने मान्यता दी है? राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग ने मान्यता दी है। समझ गए पूरी खबर? ये आयोग नहीं नया बना, ये बहुत पुराना बना हुआ है। 1917 के आसपास की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सैनिकों की याद के लिए बनाया गया था। कुछ लोग ऐसे थे जो इंडिया के थे, 9,909 लोग थे ऐसे जो इंडियन आर्मी में थे, मतलब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उन्हें मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन अभी राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र आयोग ने अब जाके उन्हें 6 जुलाई 2026 को मान्यता दी है। और ये जितने लोग शहीद हुए थे, कितने? 9,909, वो इराक में एक जगह पड़ती है बसरा, वहां पर शहीद हुए थे। क्लियर हो गई? ये खबर भी सुन लिया आपने। अगली दोस्तों आ गई, चक दे इंडिया महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट खेलते हैं भाई। ये दोस्तों हाल ही में आयोजन इसका हो गया। ये 10वां संस्करण था जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ है। 12 जून से 5 जुलाई हुआ। ये तारीख थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 12 जून से 5 जुलाई। और ये हुआ है दोस्तों इंग्लैंड और वेल्स में। इंग्लैंड का ही है, वेल्स ब्रिटेन में ही है।
ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड और वेल्स में ये आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप महिलाओं वाला आयोजित होता है। ऑस्ट्रेलिया ने इसमें इंग्लैंड को हराकर जीत लिया और आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि 7वीं बार ये खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार जीता है? कौन सी भी बार? 7वीं बार। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराकर जीता है? इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगर बात की जाए कि इसी आईसीसी T20 विश्व कप के बारे में, तो इसके अभी तक के जो विजेता देश रहे हैं, अन्य मतलब विजेता जो देश हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया तो 7 बार जीत चुका, इसके अलावा ये इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड ने 3 देशों ने एक एक बार जीता है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली लाइन, लेकिन फिर भी जहन में रहे आपके, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड। ठीक है, आई नहीं, ई होती ना, इंग्लैंड मतलब EWN, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड ने ये एक एक बार जीता है, EWN। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन इस बार थी, उनका नाम था सोफी। बस हो गया, याद हो गया। सोफी, यू आर द विनर बट आई एम द लूजर बिकॉज यू आर द विनर। मतलब अगर तुम जीत सकती हो तो मैं तुम्हारे कदमों में हारने को तैयार हूँ सोफी, तुम बस जीतती रहना, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जीतती रहना। तुम्हारा नाम ही इतना है कि मैं अपने आप, तुम्हारा मतलब नाम ही इतना प्यारा है सोफी कि मैं हारता रहूँगा सोफी तुम्हारे लिए। इसीलिए तो इंग्लैंड वाले हार गए। सोफी आई भाई साहब हेलमेट पहन के, जैसे उन्होंने हेलमेट उतार के ऐसे ऐसे बाल करे, सब इंग्लैंड वाले धाम है कि नहीं। सोफी थी, सोफी ने अपनी खूबसूरती से पूरी ऑस्ट्रेलिया जितवा दी साहब। तो सोफी थी, जीत गई। आपको जान के थोड़ा सा ये बताना है कि इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इंडिया का इसमें थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन बहुत नहीं रहा, इसलिए मैंने लिखवाया नहीं, आएगा भी नहीं जब प्रदर्शन ही अच्छा नहीं रहा। तो ये आपने दोस्तों आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में देखा। ये 10वां संस्करण था। चक दे इंडिया इस बार गाना नहीं बज पाया क्योंकि प्रदर्शन अच्छा नहीं था। 12 जून से 5 जुलाई ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित होता है। इंग्लैंड में आयोजित हुआ और इंग्लैंड ही हार गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सोफी ने हेलमेट उतार के आई, हम बारात लेके गाना गा दिया होगा। ऑस्ट्रेलिया से आई थी, धुआं मचा दिया। EWN यानी कि इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड इसकी एक एक बार पहले जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये 7वीं बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन सोफी है और टोटल इसमें 12 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगली खबर देखते हैं साहब। अगली खबर है दोस्तों विक्रम-1। विक्रम-1 ये क्या है? विक्रम-1 ये दोस्तों क्या चीज है? कहाँ गए? सही चल रहा है ना पहले? हाँ, ये विक्रम-1 ये दोस्तों इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। पहला प्राइवेट, निजी, यस, सरकारी नहीं है विक्रम। मतलब ऐसे आप लोग सोचते हो ना, विक्रम तो सरकारी ही होता है। हर विक्रम सरकारी नहीं होता है जनाब, कुछ विक्रम प्राइवेट भी होते हैं। ठीक है, और ये विक्रम प्राइवेट वाला है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये इंडिया की पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है और इसको बनाया है एक कंपनी है हैदराबाद की एक कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, उसके द्वारा इस विक्रम को बनाया गया है। तो विक्रम के बाप कहाँ रहते हैं? हैदराबाद रहते हैं। और विक्रम के बाप का नाम क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। क्या है? स्काई रूट एरोस्पेस। ओके, प्राइवेट डिलीवरी हुई है ये। ठीक है, मतलब सरकारी अस्पताल में नहीं हुई, प्राइवेट है ये पूरा। विक्रम-1 प्राइवेट है। और ये दोस्तों श्रीहरिकोटा, जो कि आप बहुत मशहूर प्रक्षेपण केंद्र है हिंदुस्तान का, वहां से इसे सफलता के पूर्वक प्रक्षेपित किया है। डेट वेट इतनी इंपॉर्टेंट होती नहीं है। ये आपने दोस्तों विक्रम-1 समझ लिया। ये क्या है? ऑर्बिटल रॉकेट है। ये भी आप याद रखना कि ऐसे आ गया कि है ही क्या ये, कि साहब कोई स्पेस यान है या कोई सैटेलाइट है, तो ये ऑर्बिटल रॉकेट है। एक होता है सब ऑर्बिटल रॉकेट, ये अलग होता है, ये ऑर्बिटल रॉकेट है। ठीक है साहब, ठीक है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि सब ऑर्बिटल रॉकेट अलग चीज होती है, और ये क्या था? ये ऑर्बिटल रॉकेट था। अब मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूँ। इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम-1। क्लियर? अगर इंडिया का पहला सब ऑर्बिटल रॉकेट पूछा जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? विक्रम-S। ये इसीलिए थोड़ा साथ में लिखवाया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इंडिया का पहला प्राइवेट यानी निजी सब ऑर्बिटल रॉकेट पूछा जाए तो कौन सा था? वो
विक्रम एस था जो बहुत पहले ही लॉन्च हो गया था। अब तो सब नहीं है, ये जो नया आया है विक्रम 1 वो ऑर्बिटल रॉकेट है, सब नहीं है। सब वाला तो विक्रम एस है। ये जो एस लगा हुआ है, इसी एस का मतलब है सब। क्लियर है? याद रखना, इसी एस से आप याद रखना कि ये सब वाला पूछा जाए तो विक्रम एस है, और नॉन सब वाला अगर नॉर्मल पूछा जाए तो विक्रम 1 है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये भी दोस्तों आपको बताते हुए वही सेम स्काई रूट एरोस्पेस ने विक्रम एस को बनाया था। जब भी बनाया था, पहले टाइम पे बनाया था, 2022 में बनाया था। तो जो करंट अफेयर्स पूरी है वो ऑर्बिटल रॉकेट की है, विक्रम 1 की है। और ये कंफ्यूज ना हो इसलिए विक्रम एस साथ में लिखवा दिया है। अब थोड़ा सा आप एक बात याद रखना कि जो सब ऑर्बिटल रॉकेट होता है, सब, वो अंतरिक्ष की सीमा तक जाएगा और फिर से वापस आ जाएगा। यहां से ये गया, ये स्पेस था, टकराया और वापस आ गया, वो होता है सब ऑर्बिटल रॉकेट। लेकिन जो ऑर्बिटल रॉकेट है वो वू करके निकल जाएगा, उसे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लौट के ही नहीं आता है। तो फिर वो गाना गाता है कि तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, क्योंकि लौट के ही नहीं आ रहे, जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। तो वही सिस्टम होता है आपका। ठीक है। यहाँ मैंने कुछ अंतर भी आपको बताए हैं, ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल रॉकेट में अंतर। जैसा कि आपको पता है कि जो ऑर्बिटल रॉकेट है वो लौट के नहीं आता, तो वो इतनी पर्याप्त गति प्राप्त कर लेता है कि वो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है धुआं मचाते हुए, और वो लौट के नहीं आता, वहीं की वहीं घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन लौट के नहीं आएगा। एक बार मतलब ये जो ऑर्बिटल है ना, वो इतना खतरनाक आशिक है कि वो फिर मुड़ के नहीं देखता दोबारा। एक बार जो कसम खा ली सनम कि तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तो फिर रखेंगे नहीं। वो हमारी तरह नहीं है कि 1 घंटे बाद झुक जाए, ठीक है यार बच्चे गालियाँ दे रहे हैं कोई बात नहीं है, दे ही देंगे करंट अफेयर्स, दे ना। तो वो हमारी तरह नहीं है, हम तो कभी कभी वो बोल देते हैं दुखी होके कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन 2 घंटे बाद फिर कहते हैं ठीक है यार जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन ऑर्बिटल वैसा नहीं है, एक बार कसम खा ली कि तेरी गलियों में नहीं रखेंगे कदम तो नहीं रखेंगे। सब ऑर्बिटल रॉकेट आप जानते ही हो कि साहब अंतरिक्ष की सीमा तक जाएगा और फिर से पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, वापस आ ही जाता है। तो ये बेसिक अंतर जो है वो इन दोनों में यही होता है। एक और अंतर है वो है उनकी वेलोसिटी यानी स्पीड को लेके, और उनको उनके जो रास्ता है उनका उसको लेके, जो क्या कहते हैं इसको, ट्राजेक्ट्री जो है, मतलब उसका रास्ता जो है वो अलग अलग होता है। ऑर्बिटल लौट के नहीं आता, सब ऑर्बिटल लौट के आ जाता है। ठीक है साहब। अगली बात, एक और नई खबर, यूपीआई करते ही हो आप। हाल ही में ग्रीस में भी यूपीआई सिस्टम अब एक्टिव हो गया है। वहाँ पे भी ग्रीस में भी यूपीआई सर्विसेज का स्टार्टिंग कर दी गई है। एथेंस ग्रीस का अंग्रेजी वर्जन है। जैसे भारत जो देश है उसे हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। इसी तरह से ग्रीस को इंग्लिश में एथेंस कहते हैं, तो एक ही बात होती है। एथेंस यानी ग्रीस में ये अपना यूपीआई जो है वो शुरू हो गया है। तो जो वहाँ की बैंक है उसका नाम है यूरो बैंक, और इंडिया में अपना ये एनपीसीआई जो है, उन दोनों के आपस में कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं, साझेदारी हो गई है, और साहब ग्रीस में भी यूपीआई सेवाएं अब स्टार्ट हो गई हैं। इस तरह से ये यूपीआई शुरू करने वाला जो ग्रीस है वो 11वां देश बन चुका है। कौन सा देश बन चुका है? 11वां देश। इससे पहले 10 देशों में और था, अब ये कुल मिलाकर 11वां देश ऐसा बन गया जहां पर ग्रीस में जो यूपीआई सर्विसेज शुरू हो गई हैं। अगली खबर है दोस्तों, कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य। खूब नाम सुना होगा आपने, बहराइच में है ये यूपी के। कई हमारे जानने वाले लोग बहराइच में रहते हैं, तो ये बहराइच में है, बहुत फेमस है। और ये यूपी का दोस्तों पहला ऐसा अभयारण्य बन गया है जहां पर हिरन की 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी। हिरन जो होते हैं ना, हिरन की 5 प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी। कहां पर? कतरनिया घाट अभयारण्य में, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में पड़ता है। और ये 5 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, ऐसे भी तो सवाल आ सकता है। तो भैया, पाड़ा चीतल बारहसिंगा सांवल काकड़, पाड़ा चीतल बारहसिंगा सांवल काकड़, गाना है ये तो बढ़िया सा। पाड़ा चीतल बारहसिंगा सांवल काकड़,
पाड़ा चीतल बाबर नहीं, पाड़ा चीतल बारे सिंगा सावर काकड़ हो, पाड़ा चीतल बारे सिंगा सावर काकड़। ये है, मेरे साथ एक बार गा दो, बढ़िया से याद हो जाएंगी। पाड़ा चीतल बारे सिंगा सावर काकड़ कि नहीं, याद हो गई? याद ही तो करनी है ब्रो, याद करनी है ब्रो, याद। तो ये याद भी हो गई भैया मेरे। कतरनिया घाट बहराइच का है। 5 प्रकार की हिरन की प्रजातियां पाई जाएंगी। वही वाला गाना आपने गाया था, फिर से गा लो साथ में, ये देखो लिखा है, याद हो जाएगा। पाड़ा चीतल बारे सिंगा सावर काकड़ हो, पाड़ा चीतल बारे सिंगा सावर काकड़। मजा भी आ रहा है गाते हुए। अगली दोस्तों जो न्यूज़ है वो है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। हाल ही में ये रिपोर्ट जारी हुई, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कितने यूनिकॉर्न हैं। अमेरिका इसमें पहले ही नंबर पर रहता ही है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 806 यूनिकॉर्न्स अमेरिका में है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो चौथे नंबर पे है। इंडिया में 61 यूनिकॉर्न है। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो यूनिकॉर्न के हिसाब से अकेला जो बेंगलोर है वहाँ पे 25 यूनिकॉर्न है। यानी टोटल इंडिया में 61 यूनिकॉर्न है, जिसमें से 25 यूनिकॉर्न तो अकेले बेंगलोर में है। इसीलिए भारत की यूनिकॉर्न कैपिटल यानी यूनिकॉर्न राजधानी किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। क्लियर हो गया? यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ, हुरून कंपनी ने जारी किया। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो अमेरिका में है। कितने हैं? 806 हैं। कितने हैं? 806। इसीलिए अमेरिका फर्स्ट है। इंडिया में जो है 61 है और इंडिया चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा इंडिया में 25 यूनिकॉर्न बेंगलोर में है, इसीलिए बेंगलोर को यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। सिंपल। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली है सर्वेश कुमार, कुमार नहीं, कुशार। सर्वेश कुशारे कौन है साहब? तो सर्वे कुशारे दोस्तों एक स्पोर्ट्समैन है, और ऐसे स्पोर्ट्समैन है जो हाई जंप वगैरह करते हैं। क्या नाम है? सर्वेश कुशारे। हाई जंप का जो खेल होता है ना वो करते हैं। तो हाल ही में इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होता है। किसका? इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। और ये आयोजन था भुवनेश्वर में। ये जो स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी, उसमें पुरुषों की जो कैटेगरी में हाई जंप हुई, उस पूरे स्पोर्ट्स में इन्होंने एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया कि ये 2.31 मीटर तक उछल गई साहब। हाई जंप में तो उछला जाता है ना, तो कितने मीटर उछल गए? 2.31 मीटर की ने टाँग से जंप मार दी। नाम है इनका सर्वेश कुशारे। और ये इतनी तगड़ी थी कि ये नेशनल रिकॉर्ड बन गया। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2.29 मीटर का था, जो 8 साल पहले बनाया था तेजस्विन शंकर नाम के व्यक्ति ने। क्लियर है? जो अभी रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है सर्वेश कुशारे ने। कब बनाया है ये? इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बनाया है, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुई। 2.31 मीटर की ये नेशनल रिकॉर्ड, जो हाई जंप मारा है वो 2.31 मीटर का मारा है। इससे पहले ये 2.29 मीटर का रिकॉर्ड था, जो कि तेजस्विन शंकर के नाम पर था। ठीक है, तेजस्विन शंकर का रिकॉर्ड अब कैंसिल हो गया। सर्वेश कुशारे का जो रिकॉर्ड है 2.31 मीटर का, अभी रिकॉर्ड एक्टिव रहेगा अभी तक। अगली खबर देखते हैं, वो है दोस्तों पासपोर्ट इंडेक्स 2026। ये पासपोर्ट इंडेक्स जो जारी हुआ है वो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम के संस्थान ने जारी किया। किसने? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम के संस्थान ने। किसने? ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन नाम के संस्थान ने। भाई साहब इंडिया, हाय दैया रे, करम फूटे गए सबरे। 125वें नंबर पर डरे हम। ले हो साहब, देव दड़ी है, घर ही है, एकदम धुआं मच गया। पिछली बार तो चलो 124 पे आते, अब तो और नाक कट गई मैया रे, जिका भाव, एक स्थान और लुढ़क गए हम। तो कुल मिला के दोस्तों 125वें पे हम लुढ़क चुके हैं। पहले हम 124 पे थे। अब इंडिया का जो स्कोर है वो थोड़ा सा बढ़ा है, 45.1 हुआ है, लेकिन स्कोर बढ़ा है, उसके बाद भी इंडिया की रैंक गिरी है, एक स्थान गिरी है। 125वें पे हम आए हैं। पहली हम पिछली साल 124 पे थे, स्कोर बढ़कर 45.1 हुआ है। और इसका जो नंबर 1 जो देश है वो है स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। तो ये दोस्तों हमने पासपोर्ट इंडेक्स भी देख लिया। ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन के द्वारा रिपोर्ट जारी हुई। 125वें रैंक पे इंडिया है, 124 पे पिछली साल था। 45.1 इसका स्कोर इंडिया का हो गया है, और नंबर 1 पे जो रहा है वो रहा है स्वीडन। ये थी आपकी पासपोर्ट रिपोर्ट।
ये दोस्तों अगली न्यूज है वो आ रही है ईरान से। ईरान में क्या हुआ है, ईरान के जो सबसे सुप्रीम लीडर थे, ये आपने देखा भी होगा, जिनकी अमेरिका के कुछ लोगों ने हत्या कर दी, उनका नाम था अली खामनेई, अयातुल्ला अली खामनेई। जानते होंगे, न्यूज़ में था बहुत। उनका अंतिम संस्कार अब हो पाया है। डेथ तो बहुत पहले हुई थी, अंतिम संस्कार अली खामनेई साहब का अभी हुआ है कुछ दिनों पहले। और इंडिया की तरफ से इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं पवित्रा मार्गेरिटा, एक तो ये हुए, ये मंत्री हैं इंडिया के, विदेश राज्य मंत्री हैं इंडिया के पवित्रा। और इंडिया की तरफ से ही बिहार के जो राज्यपाल साहब हैं, जो बिहार के राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये दो लोग इस अंतिम संस्कार में इंडिया की तरफ से शामिल हुए हैं। कौन कौन से, एक तो पवित्रा और ये सैयद अता हसनैन। पवित्रा कौन है, विदेश राज्य मंत्री है इंडिया के, और सैयद अता हसनैन कौन है, बिहार के राज्यपाल। कौन दो लोग हो गए, पवित्रा और सैयद अता हसनैन। किस में शामिल हुए हैं, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे अली खामनेई साहब, उनकी डेथ हुई थी, उनके अंतिम संस्कार में ये पवित्रा जी और सैयद अता हसनैन साहब शामिल हुए हैं। क्लियर है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों। अगली खबर आज की आखिरी खबर है, फिर भी हमने कोशिश करी आपको याद कराने की। ये लास्ट न्यूज़ है, इसके बाद रिवाइज करेंगे। ये इनका नाम है केको फुजीमोरी, ये पेरू, देखो मोरी, मोरी बन गई पेरू की राष्ट्रपति। 10वीं बार राष्ट्रपति बनने का इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या नाम है, केको फुजीमोरी, केको फुजीमोरी, पेरू पेरू मोरी मोरी। तो ये मोरी पेरू है, मेरी पारो ऐसे याद है ना। पेरू मतलब पारो और मोरी मतलब मेरी, तो मेरी पारो ऐसे याद रखो। मेरी मतलब मोरी, पारो मतलब पेरू, याद रखना आसान हो जाएगा ना। मेरी पारो बन गई है चिली की राष्ट्रपति और 10वीं बार बनी है मेरी पारो। तो ये दोस्तों आपने जुलाई 2026 का दूसरा करंट अफेयर्स का पार्ट नंबर 2 देखा। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाल ही में 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया गया था, इस बार की थीम क्या है। जो जनसंख्या दिवस मना 11 जुलाई को, उसकी थीम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ये जरूर बताना, आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करो साहब, हम भी देखते रहते हैं। अब दोस्तों अपन पूरी कथा रिवाइज करते हैं, रिवीजन थोड़ा जल्दी करेंगे फटाफट, बहुत सारी न्यूज़ हैं। स्टार्टअप पॉलिसी यूपी की 6 जुलाई को 2026 को मंजूरी मिली। 2030 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो भरण पोषण भत्ता है वो 17,000 से बढ़ाकर कितना किया है, 20,000 किया है। प्रोटोटाइप अनुदान कितना किया है, 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख। सीड फंडिंग कितनी गई है, 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। ये 3 जो डेटाज है वो इंपॉर्टेंट है। भरण पोषण भत्ता 17,000 से बढ़ा के 20,000, प्रोटोटाइप अनुदान 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख, और सीड फंडिंग 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख। फिर ये 1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड है, कितने का, 1,000 करोड़ का। और AKTU फंड कितना था, 400 करोड़। फिर दोस्तों नॉर्मल चीज़ें थी, हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए जो कि 10 लाख वर्ग फुट से ज़्यादा का स्पेस रखने वाला होना चाहिए। और ये जो पॉलिसी आई है वो 2020 वाली जो स्टार्टअप पॉलिसी थी, 2020 वाली स्टार्टअप पॉलिसी थी ना, उसकी जगह आई है नई 2026 वाली। पूरा हो गया। अगली बात, ये सेमा जी थे, हुका तो होते जो सेमा, पूरी स्टोरी बताई थी ना कि इंडियन आर्मी में काम करते थे, बम विस्फोट हुआ तो एक पैर चला गया, फिर ये पैरा शॉटपुट प्लेयर बन गए और हाल ही में ये पूरी दुनिया के नंबर 1 रैंकिंग वाले खिलाड़ी हैं। नाम है हुकोटा होतेजा सेमा। अगली खबर थी, अगली खबर पूरी हमने समझी थी, सेल फोर्थ 250, याद होगा ना, अमेरिका की आज़ादी की 250वीं वर्षगांठ थी। ये पूरा प्रोग्राम उसमें हुआ, न्यूयॉर्क में ये पूरा प्रोग्राम हुआ। इंटरनेशनल नौसेना समीक्षा 2050 भी साथ ही में निपट गया, चटमंगनी पट गया। और इंडिया की तरफ से जो जहाज गया था उसका नाम क्या था, सुदर्शनी। इसी पे लोग चढ़ के गए थे, याद कराया था ना ऐसे, तो ये भी देख लिया। अगली खबर थी तीजन बाई, जिनका निधन हुआ 70 साल की उम्र में। छत्तीसगढ़ की रहने वाली पंडवानी लोक गायिका है। इन्हें पद्म विभूषण मिला था 2019 में, और पद्म भूषण और पद्म श्री भी इन्हें मिल चुका है। अगली खबर थी वैश्विक AI गवर्नेंस वाली संयुक्त राष्ट्र वाली जो मीटिंग हुई है, ये आपकी कहाँ हुई है, जेनेवा में हुई है, स्विट्जरलैंड में हुई है।
और इंडिया की तरफ से इसमें मिनिस्टर गए हैं, मंत्री जी गए हैं कीर्ति वर्धन सिंह। तो कीर्ति कहाँ गई है साहब? जेनेवा गई है? जियो मेरी कीर्ति, ऐसे जा से जियो, कीर्ति जी रही है साहब। स्विट्जरलैंड की राजधानी मैंने आपको बताई बर्न है, जेनेवा नहीं है। फिर ये मिसाइल निर्माण सुविधा, शिव की नगरी शिवपुरी में मिसाइल बन रही है, गोली चल जाएगी। तो शिवपुरी में एक जगह पड़ती है पाली, वहां 2500 करोड़ रुपए, 2500 करोड़ रुपए से ये बन रही है। अडानी कंपनी इसे बना रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव और ज्योतिराज सिंधिया जो मंत्री जी हैं वो भी इसमें उपस्थित रहे। तो ठीक है साहब, ये आपने शिवपुरी वाली न्यूज समझ ली। अगली खबर और थी दोस्तों, ये डेटा सेंटर पॉलिसी, ये भी खतरनाक खबर थी। ये भी सेम 6 जुलाई को ही लॉन्च हुई। 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से 2 गीगावाट की एक्स्ट्रा कैपेसिटी डेटा सेंटर इसमें मिलेगी। और नॉर्मल इसमें चीजें थी, बस यही था 7500 स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार और 50,000 अल्पकालिक रोजगारों के लिए लक्ष्य रखा गया है। और इस पूरी पॉलिसी ने 2021 वाली पॉलिसी का स्थान लिया है। ठीक है साहब। अगली खबर थी दोस्तों, वो थी आपकी ब्रिक्स की नशीली वाली बैठक। ये नशीली बैठक हुई है गुवाहाटी असम में। नशीली दवा विरोधी एजेंसियों के प्रमुख लोगों की बैठक है ये। इंडिया 2026 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए ये गुवाहाटी में हो गई। असम में हुई है, असम की राजधानी दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है। अगली खबर थी दोस्तों, अगली खबर ये आपकी कमीशन बना था ना राष्ट्रमंडल युद्ध कब्र वाला। तो ये बना था कब? जब 1917 में पहले विश्व युद्ध चल रहा था, तब जो शहीद सैनिक थे उनकी याद में ये बनाया गया था। हाल ही में 9,909 कितने 9,909 ब्रिटिश सैनिकों को, जो ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को मान्यता दी गई है, जो कि इराक में यानी बसरा में जो इंडियन ब्रिटिश सैनिक जो शहीद हुए थे उनको मान्यता दे दी। अगली खबर है दोस्तों, ये महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप आए सोफी। तो 10वां संस्करण था, 12 जून से 5 जुलाई को ये हुआ। इंग्लैंड और वेल्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? इंग्लैंड और वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा कर ये कितनी बार जीता है? 7वीं बार जीता है। इससे पहले EWN यानी इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड भी एक एक बार जीत चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो कैप्टन कौन है? सोफी। और इसमें पूरे कितने टीमों ने भाग लिया? 12 टीमों ने भाग लिया आईसीसी क्रिकेट महिला T20 वर्ल्ड कप। फिर ये विक्रम 1 था, जो मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। इंडिया का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है जो स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। हैदराबाद की ये स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है और ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। मैंने आपको फिर अंतर समझाया था कि सब ऑर्बिटल रॉकेट अलग होता है। पहला अगर सब ऑर्बिटल रॉकेट पूछा जाए तो विक्रम एस था। एस का मतलब है सब, ऐसे मैंने याद कराया था। और ये 2022 की बात है जब ये लॉन्च हुआ था। और दोनों में अंतर यही होता है कि जो विक्रम जो ऑर्बिटल रॉकेट है वो लौट के नहीं आता और जो सब ऑर्बिटल है वो लौट आता है। बस यही एक अंतर था, बाकी तो आपने समझा। यूपीआई लॉन्च हो गया ग्रीस में, एथेंस में। और इस तरह से ग्रीस में लॉन्च होने के बाद कुल ऐसे 11 देश हो गए जिसमें भारत का यूपीआई काम कर रहा है, सेवाएं दे रहा है। अगली खबर थी कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य। ये बहराइच में स्थित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एक ऐसा अभयारण्य, पहला ऐसा अभयारण्य है जो हिरणों की 5 प्रजातियां लेके जाएगा। जो हिरण हैं उनकी 5 प्रजातियां आपको इस कतरनिया घाट में देखने को मिलेंगी। 5 प्रजातियां हमने गाने से याद की, पाड़ा चीतल बारे सिंगा सांभर काकड़, है ना। तो ये हमने याद भी की थी। फिर अगली ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो हुरून कंपनी ने जारी की। अमेरिका नंबर 1 पे है, 806 यूनिकॉर्न अमेरिका में है। 61 यूनिकॉर्न के साथ इंडिया चौथे नंबर पे है। राजधानी अगर बात की जाए यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ इंडिया वो है बेंगलोर, क्योंकि 61 में से 25 अकेले यूनिकॉर्न्स अकेले बेंगलोर में है। फिर हमने अगली खबर समझी थी सर्वेश कुशार की। इन्होंने इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो कि भुवनेश्वर में आयोजित हुई, उसमें हाई जंप कैटेगरी में 2.31 मीटर की हाई जंप लगा के नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए। और जो पुराना रिकॉर्ड था तेजस्विन शंकर का, वो 2.29 मीटर का था। वो रिकॉर्ड अब 8 साल पुराना था, वो रिकॉर्ड अब कैंसिल हो गया है। नया रिकॉर्ड बना लिया है आप सर्वेश कुशार ने। अगली खबर है दोस्तों पासपोर्ट वाली, जो कि ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस संस्था ने जारी की। इंडिया इसमें 125वीं रैंकिंग पे है। पिछली साल इंडिया 124 पे था, लेकिन इस बार इंडिया का स्कोर बढ़ा है। पहली बात तो बढ़ा है, रैंकिंग घटी है, स्कोर बढ़ा है। 45.1 स्कोर हुआ है, हालांकि रैंकिंग घटी है।
और बात की जाए नंबर 1 देश की तो स्वीडन इसमें नंबर 1 है। अगली खबर थी आपकी ये ईरान वाले जो सुप्रीम लीडर थे अली खामनेई साहब, ये डेथ हुई थी इनकी, तो अंतिम संस्कार था। इंडिया की तरफ से इसमें पवित्रा जी जो कि विदेश राज्य मंत्री हैं भारत के वो, और बिहार के राज्यपाल जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये 2 लोग इस पूरे अंतिम संस्कार में शामिल होने ईरान गए। अगली खबर आखिरी खबर थी केको फूजी मेरी, हमने याद किया था इसको मेरी पारो के नाम से। तो मोरी मतलब मेरी, पारो मतलब पेरू। पेरू की ये 10वीं राष्ट्रपति बन गई है हाल ही में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 11 जुलाई को जो जनसंख्या दिवस मना था उसकी अभी कुछ दिनों पहले उसकी थीम क्या है, ज़रूर बताइए। करंट अफेयर्स दोस्तों आपके बहुत काम आएगी। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।